हेलो एवरीवन, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। तो आज जो मैं लेकर आई हूँ ये यूजीसी नेट का जो लेटेस्ट जो पेपर हुआ था जून में, उसके फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो 100 क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह का पैटर्न चेंज हो रहा है यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में और अब किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इससे आपको हेल्प मिलेगा दिसंबर का जो एग्ज़ाम होगा उसके में। तो चलिए देख लेते हैं, बिना विलम्ब के सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि क्वेश्चन का जो संख्या है वो काफ़ी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज कितना क्वेश्चन कर पाते हैं हम लोग। और अगर बता दूं चलते चलते करवाते करवाते, तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें इसे। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, आपको दिखेगा। पहला क्वेश्चन जो है दो कथन दिए गए हैं। ठीक है, पहला जो है कि गिरधर बहुप्रिय समास का उदाहरण है, तो ये सही है। लेकिन राम कृष्ण जो है ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो जैसे आपका 3 ऑप्शन है वो सही है, जिसमें एक कथन जो 1 है वो सत्य है, लेकिन दूसरा जो है वो असत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैला आंचल के अनुसार, जो मैला आंचल जो फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है उसके अनुसार बावन दास की जब मृत्यु होती है तो उसके मृत्यु स्थल को ग्रामीणों ने क्या रूप दिया है, क्या नाम दिया है? तो उसे चथरिया का पीर की संज्ञा दी गई है। तो आपको ध्यान में रखना है ये नाम। ठीक है, हो सकता है कि फिर पूछी जा सके। आगे देखते हैं कि इसमें सूफी प्रेमाख्यानक नहीं है, कौन सा नहीं है? तो श्याम सगाई नहीं है, बाकी बाद ये इंद्रावती है, यूसुफ जुलेखा है और हंस जवाहिर भी है। तो आपको ध्यान रखना है श्याम सगाई किसकी रचना है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि भोलानाथ का जीव जो एक कहानी है उसके अनुसार भोला राम को रिटायर होने के कितने वर्ष बाद तक भी पेंशन नहीं मिली थी? तो कितने वर्ष बाद? तो 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष बाद भोला राम को पेंशन नहीं मिली थी, जिस कारण उसकी इच्छा अधूरी रह जाती है, वो मृत्यु को भी प्राप्त होता है और उसकी जो आत्मा वो कहीं ना कहीं उन्हीं फाइलों में बंद हो जाती है। और यमराज जी वहाँ से दूत भेजते हैं जो कि नारद मुनि आते हैं उनकी आत्मा की खोज में, लेकिन आत्मा जो है वो फाइल में ही कैद है क्योंकि पेंशन नहीं मिला है। तो इस तरह हालात अभी इसमें देखे गए हैं। ठीक है, तो कितने वर्ष पेंशन नहीं मिला था उनको? तो 5 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कविताओं के जो रचना काल है उसके प्रथम प्रकाशन से लेके, यानी उसके प्रकाशन काल के अनुसार आपको लगाना था। तो यहाँ देख लेते हैं कि पहला जो है वो परिवर्तन आएगा। ठीक है, उसके बाद अषाढ़ वीणा आएगा, उसके बाद आपका कुकुरमुत्ता आएगा, उसके बाद मोची राम आएगा और फिर अंधेरे में। तो परिवर्तन जो है वो 25 का था। ठीक है, 25 का था। अषाढ़ वीणा जो है वो 61 का है। ठीक है, और शायद इसमें गलत दिया गया है क्योंकि कुकुरमुत्ता जो है 1942 का है, मोचीराम जो कि नागार्जुन जी का है और अंधेरे में 1964 जो कि मुक्तिबोध का है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख लें क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन सही नहीं लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ इस तरह ऑप्शन बिठाया गया है जिसके अनुसार ये 3 ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटा लग रहा है थोड़ा सा। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन में विवेकानंद जी के कथन कौन से हैं? तो देखिए कि ये कहाँ से पूछा गया है, तो ये यूनिट आपका जो 4 है वहीं से पूछा गया है ये। ठीक है, तो क्या है कि मजबूत बनो, कायर और लिलबिले ना बने रहो, साहसी बनो, कायरों की ज़रूरत नहीं है। तो सीधे इसके ऑप्शन पर ध्यान दे देते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन ए, बी और ई है कौन सा है? तो ए, बी और ई जो है ये विवेकानंद जी के कथन है, बाकी नहीं है। तो क्या कथन है उनके कि मजबूत बनो, कायर और लिबलिबे ना बने रहो, साहसी बनो, कायरों की ज़रूरत नहीं है। तो ये विवेकानंद जी का ही कोटेशन है।
और दूसरा है समूचा संसार जब तक एक साथ आगे कदम नहीं बढ़ाता तब तक कोई प्रगति संभव नहीं है। और तीसरा है कि समाज के सभी सदस्यों को संपत्ति, शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। तो ये तीनों जो कोटेशन हैं वो किनके हैं, तो विवेकानंद जी के हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, चंचल किशोर सुंदरता की करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। तो ये किसकी पंक्तियाँ कहाँ से ली गई है, तो ये जो है वो लज्जा से, लज्जा सर्ग जो है वहीं से ये पंक्ति उठाई गई है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, पुस्तकों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार यहाँ पे लगाना है। तो सबसे पहले है इतिहास और आलोचना, दूसरा है दूसरी परंपरा की खोज जो कि नामवर सिंह की है, तीसरा है कविता की जमीन और जमीन की कविता। ठीक है, तो कुछ नई रचना इसमें ऐड की गई थी इस बार। और फिर है कविता के पहले है आपका इतिहास और आलोचना। ठीक है, उसके बाद है कविता के नए प्रतिमान जो कि नामवर सिंह के हैं, और फिर है दूसरी परंपरा की खोज, ये भी नामवर सिंह के ही हैं, और फिर है सी कविता की जमीन और जमीन की कविता, और फिर है आलोचना और विचारधारा। तो ये नामवर सिंह की जो आलोचनात्मक पुस्तक है वहाँ से भी ये क्वेश्चन लिया गया है। तो इसको आप ध्यान में रखना है कि नामवर सिंह की जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनको करना है, और साथ में जितने भी आलोचनात्मक पुस्तक हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं और कविता के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जिस तरह पूछे जा रहे हैं तो उनको देखना ज़रूरी है। तो मैं वो करा दूँगी। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। तो आगे चलिए देखते हैं। इसमें जो है कि भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करने वाला नाटक का युग्म लगाना है। कौन सा ऐसा नाटक है जिसमें भारतीय लोकतंत्र की आलोचना की गई है, तो वो है बकरी और महाभोज। ऐसे दो नाटक हैं जिसमें जो है भारतीय लोकतंत्र की इसमें आलोचना दिखाई गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो ये है, दो सूची दिए गए हैं, सूची 1 को सूची 2 से इसका मिलान करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। इसमें जो भानुदत्त का है, भानुदत्त का कौन है, तो भानुदत्त का है व्यक्ति विवेक। ठीक है, और फिर जो रामचंद्र गुणचंद्र का है वो है नाट्य दर्पण। ठीक है, और शारदा तनय का है भाव प्रकाशन, और महिम भट्ट का है कौन सा, तो रस मंजरी। तो इस तरह इसका ऑप्शन है वो 4 हो जाएगा। तो ये काव्य शास्त्र से उठाया गया है। तो जितने भी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं और ग्रंथकार हैं वो मैं सारे करवा दूंगी आपको। ठीक है, पहले क्वेश्चन ही देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन आए हुए थे इस बार। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण क्लासिक कृति वह जिसमें किसी मानव समाज की पूर्ण शक्ति निहित हो। तो ये किसकी उक्ति थी, तो ये टी.एस. इलियट की उक्ति है। ठीक है, कि उन्होंने कहा कि पूर्ण क्लासिक कृति वह जिसमें किसी मानव समाज की पूर्ण शक्ति का जो सामंजस्य हो, समाहित हो, उसमें निहित हो। तो ये किसकी है, तो ये है टी.एस. इलियट जी का। ठीक है, तो ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र से क्वेश्चन आया हुआ था। तो भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र महत्वपूर्ण इनकी ग्रंथ और उक्ति पूछी जा रही है। अगला क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को अपभ्रंश काव्य शीर्षक प्रकरण में निम्न कवियों का उल्लेख किया है। तो वो कवि कौन कौन है जिसको रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत शामिल किया है। ठीक है, आदिकाल में, तो वो हैं कौन, तो देवसेन है। ठीक है, और सोमपर्व सूरी हैं, और कौन है, तो विद्याधर हैं। तो ये 3 ऐसे कवि हैं जिसको शुक्ल जी ने आदिकाल के अपभ्रंश काव्य शीर्षक से ऐड किया था, उनमें इनका नाम उन्होंने लिया है। तो ये देखिए कि शुक्ल जी के बुक से कितना डीपली अब क्वेश्चन पूछी जा रही है।
तो आपको इसी तरह से तैयारी करना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अजी हजरत यही चोरी कराते हैं, शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। तो यह संवाद जो है ईदगाह कहानी के किस पात्र का है? तो देखिए किस तरह का है, ये मोहसिन का है। जब वो मेला से लौटते समय ये सब चर्चा होता है जाते आते टाइम। तो ये मोहसिन का एक जो ये महमूद जो इसका जो उसका दोस्त जो रहता है, ठीक है। तो मोहसिन एक पात्र है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये उसी का ये गाना था। आगे देखते हैं। मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। तो ये नक्सलबारी कविता से ली गई है, ठीक है, जो कि धूमिल की है। और ये पिछली बार यानी कि 2-4 बार ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये आपको देखने मिलेगा। डायरेक्ट ये नहीं है, ये किसकी पंक्तियां हैं ऐसे करके आया हुआ है। तो आप जिस तरह अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते जाएंगे ना, तो आपको इसका पैटर्न जो चेंज हो रहा है तो वो आपको पता चलेगा, और क्वेश्चन का भी रुख देखने मिलेगा कि किस तरह चेंज हो रहा है। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में अर्ध संवत स्वर कौन से हैं? तो वो है ए और ओ, ठीक है। तो ये व्याकरण से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है क्योंकि ये पूछा जा चुका है। अगला देख लेते हैं कि कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की कहाँ की बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने की स्वीकृति दी गई थी? तो ये बारडोली में दी गई थी, ठीक है। तो देखिए कि किस तरह से इसको एक करंट मुद्दा जो कभी था उससे रिलेट करके अब क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको जितने भी आंदोलन हुए हैं उसमें क्या भाषा को लेकर क्या बातचीत रही है, तो आपको इस दृष्टिकोण से भी तैयारी करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्य कथन कौन से हैं? तो इसमें भरत ने नाट्य शास्त्र के 16वें अध्याय में अलंकारों का निरूपण किया है। तो ये तो बिल्कुल सही है, किया है, ठीक है। अगला है कि उद्भट जयदेव और हारन देजुराज अलंकार संप्रदाय के आचार्य हैं। तो ये बिल्कुल है, ठीक है। और तीसरा है कि काव्य दर्श के दूसरे और तीसरे परिच्छेदों में अलंकार निरूपण है। तो ये भी है। तो इस तरह आपका जो आंसर है ए, बी और सी सही हो जाएगा। तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये भारतीय काव्य शास्त्र से क्वेश्चन 2 आ चुका, देख लिए हम लोग। निम्नलिखित में से अभिकारी शब्द हैं, तो ये हैं क्रिया विशेषण, ठीक है। तो देखिए ये चारों ऑप्शन को भी आपको ध्यान में पढ़ना है, संज्ञा विशेषण और क्रिया। तो ये जो ऑप्शन में लगे हैं ये सिर्फ ऑप्शन नहीं है, आपका जो अगले एग्जाम की इसमें तैयारी करवाने का एक निहित दृष्टिकोण यहाँ पे हम देख सकते हैं। क्योंकि जो ऑप्शन आता है वो ऐसे नहीं आता है, उससे अगला जो क्वेश्चन बनने का जो रुख है एक तरफ से उसका पैटर्न को आप अगर समझ ले रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम आसान हो जाता है और आप बखूबी अच्छा स्कोर भी करके ले आएंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देश की बात निबंध के लेखक कौन है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। तो आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो निबंध है सभी निबंध को आपको अच्छे से देखना है, याद करना है, ठीक है। और बाकी लगे जितने भी निबंधकार हैं जैसे प्रताप नारायण मिश्र हो गए, मैथिली शरण गुप्त हो गए, भारतेंदु हो गए, इनके भी निबंधों को साथ साथ देखना है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है संस्कृति के 4 अध्याय से आया हुआ है, ठीक है, जो कि दिनकर का है। संस्कृति के 4 अध्याय में तिलक के बारे में क्या बातें कही गई है? तो देख लीजिए कि किस पुस्तक में किस लेखक की क्या बातें लेखक के द्वारा कही गई है, तो वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है इस दृष्टिकोण से। तो वही पूछा जा रहा है, तो ठीक है।
तो सिर्फ पढ़ने से ही नहीं होगा, उसके दृष्टिकोण को भी देखना है अब कि किन लेखक के बारे में क्या कहा गया है। तो देखते हैं। तो पहला जो है कि गीता रहस्य में तिलक जी ने सुस्पष्ट घोषणा की कि गीता के उद्देश्य निर्वृत्ति नहीं प्रवृत्ति का प्रतिपादन किया है। ठीक है। दूसरा है कि तिलक के उपदेश तत्कालीन समय में वीरता, निर्भीकता और सच्चाई के सबसे बड़े उपदेश थे। ठीक है। और तीसरा है कि तिलक जी ने बताया है कि योग का अर्थ गीता में कर्म है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको कोटेशन ध्यान में रखना है कि ये कहाँ लिया गया है, तो संस्कृति के 4 अध्याय में। ठीक है। और ये किसके कथन है, तो ये तिलक जी के कथन है। हो सकता है कि तिलक के कुछ कोटेशन अलग से दे दें और बाकी का यही रख दें कि पूछा जा सकता है। जैसे अभी अंबेडकर के बारे में पूछा गया, उसी तरह हो सकता है कि तिलक के बारे में भी पूछा जा सके। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह आपका जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं को पहले के से बाद के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो देख लीजिए, ये स्थापना जो समाज स्थापना हुई थी, तो सबसे पहले जो है ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, फिर आर्य समाज की स्थापना हुई थी, फिर आनंद मठ का जो प्रकाशन वर्ष उसका जो हुआ था। ठीक है। उसके बाद फिर विश्व धर्म सभा में विवेकानंद का संबोधन, उसके बाद गीतांजलि का प्रकाशन वर्ष। तो देख रहे हैं कि किस तरह किससे रिलेट करके पूछा जा रहा है। तो जितने भी ये हैं सबको आपको ध्यान में रखना है। इस तरह आपका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों को मंच पर सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने वाले निर्देशक कौन थे, तो वो थे वी कारंत, शांता गांधी। तो देखिए, नया क्वेश्चन, नए ढंग का क्वेश्चन पूछा गया था, तो ध्यान में रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है स्मृति आख्यान संस्मरण की पुस्तकें हैं, तो कौन सा संस्मरण है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे संस्मरण को क्या कहा जाता है, तो स्मृति आख्यान का भी नाम इसे दिया जाता है संस्मरण को। तो कौन कौन से संस्मरण हैं, तो एक नंगा तलाई का गांव, लौट आओ धार जो कि दूधनाथ सिंह का है। ठीक है। और डी है याद हो कि ना हो। तो ये जो है ये 2 रचनाएं तो प्रीवियस ईयर में पूछी जा चुकी है और नंगा तलाई का भी गांव पूछा जा चुका है। ठीक है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, तो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है कि देश का धन जो है वो किसका है, तो ये है राधा मोहन गोकुल जी का। ठीक है। और गुलामगिरी ये किसकी रचनाएं हैं, तो ये है ज्योतिबा फुले का। और स्त्री पुरुष तुलना ये जो है ताराबाई शिंदे का। और गीता रहस्य जो है वो बाल गंगाधर तिलक का। जो गीता रहस्य के बारे में अभी जो संस्कृति के 4 अध्याय में वर्णन किया गया था, वो यही गीता रहस्य है जिसकी जो तिलक ने बात कही है। वहीं से कोटेशन को पूछा गया है और लगाया गया है। तो इस तरह इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोटेशन से ही है, कोटेशन से नहीं है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देख लेते हैं। ये पंक्तियां हैं कुछ कविताओं से ली गई है। तो ये है पूछेगा जग किंतु पिता का नाम ना बोल सकेंगे, तो ये रश्मि रथी का है कर्ण के द्वारा। ठीक है। दिनकर जी का जो रश्मि रथी है। उसके बाद देख लेते हैं ना कुछ कह सकी अपनी, ना उन्हीं की पूछ सकी भय से, तो ये किसकी है, तो ये जो है ये साकेत की है। ठीक है। जो उर्मिला विरह ताप है वहाँ से ये 9वां सर्ग जो है। ठीक है। मैथिली चरण गुप्त का, तो साकेत से लिया गया है, ये 9वां सर्ग से है। और तीसरा जो है तोड़ दोयत क्षितिज मैं भी देख लूँ उस और क्या है, तो ये जो है वो शांति गीत जो महादेवी वर्मा जी का है। और डी जो है जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, तो ये जो है गीत फरोज जो कि भवानी प्रसाद मिश्र जी का है।
तो आपको कविताओं के भी जो पंक्ति हैं वो आपको ध्यान में रखना है, वहीं से पूछी जा रही है, तो इस तरह इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस रचना के एक पात्र की जबान पर उठते बैठते निम्नलिखित दोहा रहता है? क्या है वो दोहा? तो पुरुष सिंह जो उद्यमी, लक्ष्मी ताकरी चेरी, भाग्य भरोसे जे रहे, कुपुरुष भाषहीं टेरी। तो ये क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, ये पंक्ति बार बार आई हुई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आगरा बाजार जो नाटक है, नाटक का आरंभ किस नज्म से होता है? तो वो है शहर आशोब। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इस तरह का क्वेश्चन जो कुछ नया आया हुआ है। अगला जो है कथन और तर्क से कथन ही है, दो कथन दिए गए हैं। क्या है कि वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्ति है, तो ये तो सही है। ठीक है। और दूसरा जो है कॉलरिज के अनुसार रम्य कल्पना केवल स्मृति पर निर्भर है, जबकि कल्पना प्रेरणा और अवधारणा आदि अनेक स्रोतों से सामग्री संचय करती है। तो ये दोनों ही कथन यहाँ पे सही दी गई है, तो इस तरह कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। ठीक है। आगे देख लेते हैं, आलोचना पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं। तो आलोचना पत्रिका के कौन संपादक नहीं रहे हैं? तो वो हैं कमला प्रसाद, जो कि आलोचना पत्रिका के संपादक नहीं हैं। बाकी अरुण कमल, परमानंद श्रीवास्तव और नामवर सिंह जो हैं आलोचना पत्रिका के संपादक के रूप में रहे हैं, तो ये भी ध्यान में रखना आपको। अगला देख लेते हैं। अगला जो है ये नाटक के पात्र के रूप में ये पूछा गया है, तो इसमें जो है कृपी जो पात्र है ये किसकी है? तो एक और द्रोणाचार्य, तो एक का जो हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है। और किन्नी किसमें है? तो किन्नी जो है आपका आधे अधूरे में है। ठीक है, आधे अधूरे में। और जमुना बहन जो है वो है महाभोज में। ठीक है, जमुना बहन जो है वो महाभोज में है। ठीक है। और कल्याणी जो है वो चंद्रगुप्त में है। तो इस तरह जो आपका आंसर है वो हो जाएगा 1। ठीक है। तो ये नाटकों के पात्र हैं जो आपको ध्यान में रखना है, पूछे जा रहे हैं। आगे देख लेते हैं। आगे जो है नाटकों में गीतों के प्रयोग के बारे में सत्य कथन क्या है? तो ये जो है कि दोहा छंद का प्रयोग अंधेर नगरी और बकरी नाटकों में किया गया है, तो ये सही है। महाभोज, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन में कोई भी पात्र गीत नहीं गाता है, तो ये भी सही है। और डी जो है चंद्रगुप्त में आह वेदना मिली विदाई गीत जो है वो देवसेना द्वारा गाई गई है, तो इस तरह आपका जो आंसर है वो हो जाएगा बी, सी और डी। ठीक है, तो इस तरह आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि कबीर साहित्य के अध्येता हैं कौन हैं? तो वो हैं पुरुषोत्तम अग्रवाल जी हैं, धर्मवीर हैं और डेविड लारेंजन है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, तो इस तरह आपका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परिंदे कहानी से है कि परिंदे के कहानी के प्रारंभ में अंग्रेजी भाषा में एक उदाहरण है, यह किस लेखक का है? तो ये किसका है? तो कैथरीन मैन्सफील्ड का है। ठीक है, प्रारंभ में ही अंग्रेजी भाषा में एक उदाहरण है, तो किसका दिया गया है? तो कैथरीन मैन्सफील्ड का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राम, कृष्ण और शिव के व्यक्तित्व पर किस समाजवादी चिंतक ने विचार किया है? तो राम मनोहर लोहिया ने। तो ये यूनिट जो 4 है वहाँ से यहाँ ये क्वेश्चन लिया गया है। अगला क्वेश्चन है बहिष्कृत भारत पत्र का प्रकाशन किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो वो था ईस्वी 1927 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित पात्र अलग अलग उपन्यासों के हैं, पात्रों को तत्संबंधी उपन्यासों के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में
लगाना है। तो सबसे पहले जो है सरस्वती, उसके बाद भैरवी, उसके बाद बंती, और उसके बाद बेला, और उसके बाद लीजा। तो इस तरह यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपका 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो ये है आयु और ऋतुओं का जो संबंध है वो कहाँ किस निबंध में दिखाया गया है। तो ये उत्तर फाल्गुनी के आसपास उसमें दिखाया गया है। अगला है कि माता मातृभूमि और जन्मभूमि का जो प्रेम है वो किस में दिखाया गया है। तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ठीक है। और कल्याण का रूप, तो ये जो है ये शिव मूर्ति में दिखाया गया है। और नई पीढ़ी के प्रति पुरानी पीढ़ी की जो चिंता है, उठ जाग मुसाफिर, जो कि विवेकी राय का है, उसमें दिखाया गया है। तो इस तरह जो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर। तो ये पंक्तियाँ जो है ये निराला की है, नई पंक्ति है। तो इसमें क्या है कि मैं का अर्थ जो है वो निराला ने खुद को ही दिया गया है। अब यहाँ देख लेते हैं, भारत दुर्दशा के नाटक में निम्न पात्रों के मंच पर आने का सही कर्म क्या रहा है। तो सबसे पहले आता है भारत, ठीक है, पहले आता है भारत, उसके बाद आता है भारत दुर्देव, फिर आते हैं रोग, ठीक है, फिर आता है आलस्य, और फिर कौन आता है, तो मदिरा, ठीक है। तो इस तरह आपका जो आंसर है वो 3 हो जाएगा। तो कर्म भी अब पूछा जा रहा है कि किसका वह पहले जिक्र किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नाटकों को हिंदी में उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष यहाँ पे होगा, पर पहले से बात के कर्म में लगाना है, ठीक है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। तो पहले जो है वो कौन सा आएगा, तो आगरा बाजार आएगा। उसके बाद आषाढ़ का एक दिन 1958 में है। उसके बाद बकरी जो कि 74 में है, 1974, और फिर जो है माधवी 85 में है, फिर महाबली, ठीक है। तो ये 99 के बाद है, यानी 90 के बाद है ऐसा, ठीक है। तो इस तरह आपका जो आंसर है वो 3 हो जाएगा। तो जितने भी यहाँ पे नाटक दिए गए हैं, नाटकों को आपको अच्छे से देखना है। तो ये जितने भी नाटक हैं ये प्रीवियस ईयर्स में भी पूछे गए हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अरे यायावर रहेगा याद में मांझली द्वीप किस राज्य में स्थित है। तो ये कहाँ है, तो ये असम में स्थित है। आगे देखते हैं कि कोसी का घटवार कहानी में लक्ष्मा के संदर्भ में आए शब्द काला चरेऊ का क्या अर्थ है। तो ये है सुहाग का चिन्ह, क्योंकि उसके हस्बैंड डेथ हो जाते हैं। अगला देखते हैं कि कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिलहती गेल, इस वाक्यांश में सिलहती शब्द का क्या अर्थ लिया गया है। तो फिसलने लायक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये भी यूनिट 4 से ही है। भारतीय नव जागरण के संबंध में उपयुक्त कथन है, कौन सा है। तो नव जागरण का जमाना सभ्यताओं की टकराहट का ना होकर सभ्यताओं के आत्मनिरीक्षण का था। उसके बाद सी है, उपनिवेशिक माहौल में भारत का नव जागरण बुद्धिवादी जागरूकता के अलावा राष्ट्रीय आत्म पहचान का संघर्ष भी था। और उसके बाद ई है, भारतीय नवजागरण के जनक राजा राम मोहन राय को जीवन में आरंभिक काल में ही रूढ़िवादियों के प्रबल विरोध का सामना भी करना पड़ा था। तो इस तरह ए, सी और ई आपका राइट हो जाएगा। तो ज़्यादातर यूनिट 4 से क्वेश्चन लिए गए हैं। रामचरितमानस के उत्तर कांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और अशुभ फलदायिनी कहा है। तो ये जो किसने कहा, किसका कोटेशन है, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने ही
जब तुलसीदास का वो जिक्र करते हैं अपनी पुस्तक में, तो वहीं पे ये कोटेशन उन्होंने कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर तुलसीराम के ननिहाल में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मुर्दैया जो एक पुस्तक है, ठीक है, वहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो तेज बहादुर सिंह ने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व इसमें किया है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली दरबार दर्पण निबंध के अनुसार किलात खां को सब मिलाकर कितनी कीमत की वस्तुएं तोहफे में मिली थी? तो 25,000 रुपये की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आकरांत एक वचन पुल्लिंग संज्ञाओं के विकृत रूप का प्रत्यय क्या है? तो वो है ए। ठीक है, ए। तो व्याकरण का काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है एक रूप हिंदू तुर्क दूजी दशा न कोई मन की दुविधा मान कर भय 102। तो ये कविता किस कवि की है? तो ये बनारसी दास जी की है। अगला क्वेश्चन है देवनागरी लिपि के बारे में है। तो देवनागरी लिपि के संबंध में निम्नलिखित बातें कौन सी बातें कही गई है? तो है जैसा बोला जाता है देवनागरी में वैसा ही लिखा जाता है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी ये पूछा गया है देवनागरी लिपि के बारे में। ठीक है, और आगे जो है संविधान में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा माना गया है, क्योंकि राष्ट्रभाषा तो माना नहीं गया अभी तक। और ध्वनि और संकेत में निश्चितता है, यानी जो ध्वनि है वही उसका संकेत भी मिलता है वही। तो इस तरह जो आपका आंसर है वो 3 हो जाएगा, ए, सी और ई। ठीक है, तो इस तरह आज जो है मैं 50 क्वेश्चन ही लेती हूँ, और अगला जो 50 क्वेश्चन है वो मैं कल करा दूँगी। ठीक है, और ये आपको अगर देखने को मिल रहा है तो देख रहे हैं कि किस तरह पैटर्न चेंज हो रहा है धीरे धीरे नेट का। तो काफ़ी जो क्वेश्चन जो है वो डीपली पूछी गई है, और कुछ क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट भी पूछी जाती है और पूछी गई है अभी भी। तो आपको जो इसी तरह से तैयारी करना है, पहले आप क्वेश्चन देख लें कि इस बार का जो क्वेश्चन है उसका पैटर्न किस तरह रहा है। इससे आपको एक तजुर्बा मिल जाएगा कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो किस तरह चेंज हो रहा है, किस तरह कभी क्वेश्चन पूछी जा रही है। ठीक है, और ज़्यादातर जो देख रहे हैं यूनिट 4 से पहले क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन अब यूनिट 4 से नवजागरण पे उठाया जा रहा है। ये जितने भी संस्थापक रहे हैं, आलोचक रहे हैं, या स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछी जा रही है, उनके वक्तव्य से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह आपको तैयारी भी करनी है दिसंबर एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगला इसका जो पार्ट 2 होगा मैं कल करा दूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसके साथ ही आज मैं वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच देखने के लिए।